है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। जब हमने प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर कर लिया था, अब हमने देखना था कि एटम में किस तरह से मौजूद होते हैं और किस तरह से अरेंज हुए होते हैं। तो इसके लिए रदरफोर्ड ने एक अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया, जिसमें उसने क्या किया कि सबसे पहले गोल्ड फॉइल ली, सोने की बारीक सी उसने एक शीट ली जिसकी जो मोटाई थी वो 0.00004 सेंटीमीटर थी, और उस पर उसने अल्फा पार्टिकल्स की बौछार करवाई। अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली उसने हीलियम के न्यूक्लाई होते हैं जो कि रेडियम और प्लूनियम जैसे एलिमेंट्स इमिट करते हैं। गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बौछार करवाने से हमें ये पता चला कि कुछ ज़्यादातर जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स थे वो विदाउट डिफ्लेक्शन मूव कर गए, जबकि कुछ उनमें से चंद एक ऐसे थे जो कि बिल्कुल ही बेंड हो गए और कुछ ऐसे थे कि जो डिफ्लेक्ट हो गए थे। अब यहाँ पे हमने इस एक्सपेरिमेंट से बेसिकली इस गोल्ड फॉइल के जब हमने शीट जो पीछे थी वो जिंक सल्फाइड की कोटिंग करते हैं, जिसे फिल्म भी कहा जाता है, जिसपे हमें इमेज नज़र आ रहा होता है। अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें ऑब्जर्वेशंस क्या मिली? ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स आर अनडिफ्लेक्टेड। आप लोग देख रहे हैं ज़्यादातर पार्टिकल्स क्या हैं, अनडिफ्लेक्टेड हैं, मतलब वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए। सेकेंड है, आउट ऑफ 20,000 फ्यू वर डिफ्लेक्टेड, यानी कि अगर 20,000 की बौछार करवाई थी, 20,000 अल्फा पार्टिकल्स गुजारे थे सोने की फॉइल से, तो उनमें से सिर्फ चंद एक ऐसे थे जो कि डिफ्लेक्ट हुए थे, मुड़े थे। ठीक है, इसके बाद इन ऑब्जर्वेशंस के बाद जो रिजल्ट्स निकाले गए वो रिजल्ट्स क्या थे? फर्स्ट पॉइंट है हमारा, मोस्ट ऑफ वॉल्यूम इज एम्प्टी। ये कैसे कहा? क्योंकि ज्यादातर जो पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट लाइन में गुजर गए थे, सीधे गुजर गए थे। इससे ये साबित हुआ कि जो ज्यादातर हिस्सा है एटम का वो क्या है? एम्प्टी है, खाली है। सेकेंड है बेटा हमारे पास, डिफ्लेक्शन प्रूव दैट सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, कॉल्ड न्यूक्लियस। मतलब कि जो एटम के दरमियान में पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, सेंटर में जो मौजूद होता है, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और जितने पार्टिकल्स न्यूक्लियस से टकराए थे वो क्या हो गए? डिफ्लेक्ट हो गए या फिर बेंड हो गए। डिपेंड कर रहा था कि वो किस एंगल से टकरा रहे हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है, कंप्लीट रिबाउंस शोज दैट एटम इज न्यूक्लियस इज अ वेरी डेंस एंड हार्ड, यानी कि जो एटम्स, जो अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस से दरमियान में टकराए थे, उनकी डिफ्लेक्शन क्या शो कर रही थी? उनकी बिल्कुल रिबाउंस, यानी कि बिल्कुल बैकवर्ड वो मूव कर गए थे, ठीक है, रिपेल हो गए थे। वो क्या शो कर रही थी कि जो एटम है जिसके टकराने के बाद वो आगे जा ही नहीं सके, गुजर नहीं सके, पीछे की तरफ मुड़ आए, ठीक है, ये क्या शो कर रहे थे? एटम क्या, एटम का जो न्यूक्लियस है वो क्या है? बहुत ज्यादा सख्त और कसीफ है। इसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है, few particles deflected shows that size of a nucleus is very small. इट्स मीन कि ज्यादातर पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में गुजर गए थे क्योंकि ज्यादातर हिस्सा खाली था, सिर्फ चंद एक बेंड हुए, चंद एक डिफ्लेक्ट हुए। तो ये शो करता है कि जो न्यूक्लियस है, अब हमें ये तो पता चल गया कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और सेंटर में मौजूद है। अब क्योंकि चंद एक ही डिफ्लेक्ट हुए थे, इट्स मीन कि वो थोड़ी सी जगह में ही मौजूद होता है, ज्यादातर हिस्सा जो है वो खाली है। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट रिजल्ट इससे प्रूव किया गया था वो था, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इट्स मीन कि पॉजिटिव चार्जेस यानी प्रोटॉन्स सेंटर में मौजूद होते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल्स में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, गर्दिश कर रहे होते हैं। क्लियर? इसके बाद है सिक्स पॉइंट हमारे पास, एटम इज अ न्यूट्रल। एटम क्या है? न्यूट्रल है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था ये कि एटम न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद क्या होती है? सेम होती है। क्लियर? प्रोटॉन्स बेसिकली छोटी सी जगह पे मौजूद है, बहुत कम जगह पे है, वेरी स्मॉल साइज है इनका, लेकिन ये इतने हैवियर होते हैं, 1840 टाइम हैवियर होते हैं इलेक्ट्रॉन से, इसलिए ये उनके इफेक्ट को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लास्ट पॉइंट हमारे पास, लास्ट जो रिजल्ट था वो ये है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑल अदर एटम्स लाई विदिन न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। अगर अब आप की बात करें तो अब तो एटम के अंदर ये तो बेसिकली हम तीन पार्टिकल्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, लेकिन अगर रिसेंट ईरा की बात की जाए तो अब तो तकरीबन 200 अबव पार्टिकल्स डिस्कवर हो गए हैं जो कि क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। इसके बाद ये तो हो गए हमारे पास रिजल्ट। अब रिजल्ट्स आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, एक्सपेरिमेंट भी समटाइम आ जाते थे लेकिन रिजल्ट्स आते हैं। फिर आगे इसमें डिफेक्ट्स क्या थे, क्योंकि इसमें कुछ डिफेक्ट्स थे जो कि बाद में बोहर एटॉमिक थ्योरी में वो क्लियर हो गए थे।
अब वो डिफेक्ट्स क्या थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफेक्ट्स ये थे कि जो रदरफोर्ड की थ्योरी थी वो क्लासिकल थ्योरी थी, क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन थी, ठीक है, जिसमें ये होता है कि एनर्जी जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है, इमिट हो रही होती है, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, मुसलसल हो रही होती है। अब अगर कोई एटम मुसलसल उसके गिर्द गर्दिश कर रहा है, मुसलसल रिवॉल्व कर रहा है और मुसलसल अपनी एनर्जी खारिज कर रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, अपनी एनर्जी रिलीज करते 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 न्यूक्लियस के दरमियान में गिर जाएंगे और एटम क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। एक तो ये इसका डिफेक्ट था कि इसने क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेकंड जो डिफेक्ट ये था, इफ इलेक्ट्रॉन रिलीज एनर्जी कंटिन्यूअसली, अगर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज करते हैं, शुड फॉर्म द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, बट इन फैक्ट एटम शोज द लाइन स्पेक्ट्रम। क्या मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, ठीक है। स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं, जिसमें एक लाइन होता है और एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऐसा होता है जिसमें कलर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लाइंस को डिफ्रेंशिएट हम नहीं कर सकते। उसमें हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि यहाँ से ये कलर खत्म हो रहा है, ये एलिमेंट खत्म हो रहा है, यहाँ से आगे ये शुरू हो जाएगा, मतलब वो एक दूसरे के अंदर मर्ज हुए होते हैं। जैसे रेनबो में हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते, यहाँ से ग्रीन खत्म हो रहा है, यहाँ से रेड खत्म हो रहा है, रेड स्टार्ट हो रहा है, एंड से और स्टार्ट से वो मर्ज हुए होते हैं, मिक्स हुए होते हैं, तो उसको कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्योंकि लाइन स्पेक्ट्रम ऐसा होता है जिसमें डिफाइन लाइंस होती हैं जो कि सेपरेट आउट कर रही होती हैं एक कलर को दूसरे से या एक स्पेक्ट्रम को दूसरे स्पेक्ट्रम से। क्लियर? तो ये थे डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल एंड द रदरफोर्ड एटॉमिक